नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। पुनीत कालिया जी, थैंक यू वेरी मच। भास्कर शर्मा जी, सुदेश ठाकुर जी, चेतन सरोत्रा जी, बहुत से लोगों का मैं नाम नहीं पढ़ पाया और निकल गए सुबह सुबह जी। अहमद अबू खलेड जी, रोहित जी, आरपी चौहान जी, संजीव चौहान जी, अर्पणा ठाकुर जी नमस्ते, मधुरेश जी, मधुरेश राणा जी, शिवकांत शर्मा जी गुड मॉर्निंग, खेमचंद जी, अर्चना शर्मा जी हेलो, कैसे हैं आप? अमरजीत से रजना जी, विकास राणा जी, अनु शर्मा जी, शेखर CSR, रामलाल जी, महेशिंदर जयमवाल जी, मनीष भारद्वाज जी, निशांत ठाकुर जी, सुनीता गुप्ता जी, दलजीत सिंह जसवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी इस तमाम जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिएगा। सुबह के 9:30 बजे और रात के 9:30 बजे हम आपको एक स्पेशल बुलेटिन लेके आते हैं दिल्ली, और ये आपको बताता है कि देश दुनिया के हालात क्या हैं, खासतौर से जो महामारी की चपेट में देश और प्रदेश इस वक्त हैं उसके क्या हाल हैं, रात 9:30 से लेकर अब तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और दूसरी कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। ये सारा कैप्सूल लेकर हम मॉर्निंग बुलेटिन लेके आते हैं। इस वक्त हम फिर से हाजिर हैं, इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि दफ्तर पहुंचने से पहले पहले आपको भी ये सारी चीजें पता चल जाए। और आपके जो जानने वाले हैं वो विशाल राणा जी, अशोक शर्मा जी, विवेक महाजन जी, मनोज बंधत जी, विक्की कौंडल जी नमस्ते आप सबको, संजू बाबा जी, अशोक शर्मा जी नमस्ते, संजय चंदेल जी नमस्कार, चेतन सनोत्रा सोनू जी नमस्ते, सोनू मेहरा जी नमस्कार, जगजीत चंदेल जी, सलमान खान जी, अनिल अंग्रेस जी, यूनिक मंजीत हाउ यू, प्रदीप कुमार, अजीत ठाकुर, संजीव ठाकुर, जगजीत चंदेल जी, ललित राणा जी, दनीत शर्मा जी, रोहित डोगरा जी नमस्कार जी। बहुत बहुत सबका बहुत बहुत स्वागत है आपको। जैसे कि हमने कल रात भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर चर्चा के लिए विधायक दल की एक बैठक बीजेपी ने बुलाई थी। हालांकि ये सर्वदलीय बैठक नहीं थी, सिर्फ बीजेपी की विधायक दल की बैठक थी। उसमें भी कोई फैसला नहीं हो पाया है और ये फैसला विधायकों ने अब कैबिनेट पे छोड़ दिया है। कैबिनेट 3 या 4 तारीख को संभावित है, उसमें ये फैसला होगा और तब तक कोई ऐसे लॉकडाउन की संभावना नहीं है। लेकिन जो बंदिशें थी वो कल उससे पहले ही बढ़ा दी गई थी और बंदिशें 10 मई तक बढ़ा दी गई थी, तमाम बंदिशें। और उनमें एक चेंज किया गया था कि आयोजनों में जो पहले छूट थी, जो आयोजनों में पहले छूट दी गई थी 50 लोगों की, उसे घटा के 20 कर दिया गया था। तो ये बंदिश थोड़ी सख्त कर दी गई थी। उसके अलावा बाकी सारी बंदिशें जितनी भी थी, चाहे वो 50% ऑक्यूपेंसी इन बसेज है, चाहे 50% के आधार पर ऑफिस लगाने की बात है, चाहे 2 दिन के सैटरडे संडे के जो वर्क फ्रॉम होम की है, या सैटरडे संडे के जो लॉकडाउन है, एक तरह से मिनी लॉकडाउन है, उसकी बात है। और सैटरडे संडे को जो दुकानें बंद रखनी है पूरे प्रदेश में, और कांगड़ा में जो मिनी लॉकडाउन है उसकी है, वो बंदिशें सारी की सारी रहेंगी। धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर ये सारे बंद रहेंगे अगले आदेशों तक। 10 मई तक फिलहाल इनको अगले आदेश दिए गए हैं, वो तब तक ये बंद रहेंगे। खबरें सिर्फ इस तरह से पड़ी कि मंदिर बंद है और बाकी बंद नहीं है, ऐसा नहीं है। तमाम जो पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल हैं, जो सार्वजनिक धार्मिक स्थल हैं, वो बंद रहेंगे। आपके घर में अपना को मंदिर है, उसको आप खोलिए अपने समय से, और वो है। लेकिन आम जनता के लिए सार्वजनिक दर्शन के लिए तमाम मंदिर बंद रहेंगे, चाहे वो छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हैं चाहे मस्जिदें हैं चाहे गिरजाघर हैं। तमाम पूजा स्थल बंद रहेंगे, तमाम धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और कोई भी बड़ा आयोजन नहीं होगा। शादियों में अब धाम नहीं होगी, सामूहिक भोज पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और कल से ये भी देखा जाएगा कि 20 लोग जो हैं उनकी लिस्ट देनी पड़ेगी, और जिनको पहले परमिशन मिली थी वो सारी कैंसिल हो गई है। अगर आज किसी की बारात गई है, कल धाम है, तो उसकी धाम पे भी 20 की बंदिश का उस जो और सामूहिक आयोजन पे बैन वाला जो फार्मूला वो लागू होगा, यानी उसकी धाम कैंसिल और सिर्फ 20 ही लोग होंगे, 21 नहीं होंगे। बारात में भले ज्यादा गए होंगे, 50 के हिसाब से गए होंगे, लेकिन कल अगर किसी की धाम है या कल किसी की बारात है या कल किसी के यहां से शादी शुरू हो रही है, तो 20 की बंदिश पैक। और 20 में भी आपको नाम देना पड़ेगा। अगर आपने पहले परमिशन ली हुई या नाम नहीं दिए तो आपको नाम देने पड़ेंगे, कौन कौन लोग होंगे। अगर उनके अलावा कोई होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और कांगड़ा में उस व्यक्ति को, खासतौर से जो लिस्ट में जिसका नाम नहीं होगा, उसको उठा के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी लगाई जाएगी। और ख्याल रखना, कांगड़ा के DC साहब ने ये अगर फैसला लिया है तो सख्ती से ये लागू भी होगा।
सख्ती से लागू भी होगा। हमारी सूचना के मुताबिक अब तक 4 लोग ऐसे चिन्हित कर लिए जा चुके हैं, चाहे एक किसी शादी में से, जिनको कहा गया कि भैया अब आप कल आके जो है कोविड सेंटर में अपनी ड्यूटी देंगे। वहां पे आपको जो प्रशासन ड्यूटी देगा, चाहे वो किसी को खाना सर्व करने की है, खाना बनाने की है, साफ सफाई की, जो भी है करनी पड़ेगी। तो ये 4 लोगों को ले भी लिया गया है एहतियात के तौर, शुरुआती तौर पर ये इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन प्रॉब्लम यही नहीं है, प्रॉब्लम यही नहीं है, लगातार जो है प्रॉब्लम और भी बढ़ रही हैं। और प्रॉब्लम ये बढ़ रही है कि हिमाचल प्रदेश में अभी अब चीजें जो हैं वो फ्रीज होती जा रही हैं। पूरे देश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बाद अब जो है वो टीकाकरण को लेकर दिक्कतें आ गई हैं। अब वैक्सीन की कमी महसूस की जा रही है। 1 तारीख से जो 18 साल प्लस 18 प्लस वालों के लिए अभियान शुरू होना था, वो कई राज्यों में शुरू होने रहा। हिमाचल भी उनमें से एक है, हिमाचल भी उनमें से एक है। और आधिकारिक रूप से कुछ राज्यों ने तो मना भी कर दिया है। पंजाब, गुजरात, दिल्ली और मुंबई में कल से ये टीकाकरण नहीं होगा। पंजाब, गुजरात, दिल्ली और मुंबई में कल से टीकाकरण नहीं होगा। कुछ और राज्यों ने भी जो है इस तरह का सूचना दी है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी टीकाकरण नहीं होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिमाचल में वैक्सीन नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो नया लॉट आएगा उसके लिहाज से अभी वैक्सीन नहीं है। तो वैक्सीन की कमी ऑक्सीजन के बाद होगी है। हालांकि आईजीएमसी में ऑक्सीजन की कमी की भी शिकायतें आ रही हैं और वहां पे बेड्स की कमी तो हो ही गई है। एक बेड पे 2 कोरोना पॉजिटिव्स को लिटाया जा रहा है, ये ऐसी स्थिति आ गई है। इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी वैक्सीन की बात कर लेते हैं कि वैक्सीन की कमी की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी कल से जो टीकाकरण होना है 18 प्लस वालों का, वो नहीं होगा। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रक्रिया आपकी चली रहेगी, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, करवाते रहिए, लेकिन अभी नहीं होगा। और पंजाब, गुजरात का हमने आपको बताया, पंजाब, गुजरात, दिल्ली और मुंबई में भी ये टीकाकरण नहीं होगा। कुछ और राज्यों ने भी इस तरह की सूचना दी है कि उनके यहाँ भी वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अब तक हमें केंद्र से 19,19,710 डोजेज मिली है वैक्सीन की। टीकाकरण जो अब तक वो 16,65,781 लोगों का हो चुका है। और जो है अभी भी हमारे पास 2,55,610 डोजेज वैक्सीन जो है उपलब्ध है। लेकिन ये ऐसी स्थिति में जिनका सेकंड शॉट ड्यू है उनके लिए, या जो गंभीर बीमारी वाले हैं उनके लिए, तो ये जो है मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन का स्टॉक है। ये जिस हिसाब से लग रही है हमारे यहाँ 2 या 3 दिन का स्टॉक है। इसके बाद दिक्कत आ जाएगी और यही वजह है क्योंकि 18 प्लस वालों को लगाने शुरू करेंगे तो एकदम से ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अभी सरकार ने इसलिए इसको होल्ड किया 18 प्लस वाले कार्यक्रम को कि वैक्सीन का अगला खेप जब तक नहीं आती तब तक जो है हम इसको नहीं कर देंगे। लेकिन ये कोई कम नहीं है। 16 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लग चुकी है तो लगभग 25% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये 45 प्लस और 60 प्लस वाले हैं और इसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर भी कुछ शामिल हैं। कुछ हजार हैं, वो ज्यादा नहीं है, वो 1 लाख से कम ही है सारे। लेकिन बुजुर्ग बहुत बड़ी संख्या में है और 45 प्लस वाले बहुत बड़ी संख्या में जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है। अभी 18 वालों को इंतजार करना होगा। दूसरा, अब कुछ अव्यवस्थाओं की बात कर लेते हैं जी। हिमाचल प्रदेश में आपने पिछली बार देखा होगा कि कोविड टूरिज्म शब्द जो है बड़ा चर्चा में रहा था, क्वारंटाइन टूरिज्म। और एक बयान आ गया था जिसको इस तरह से लिया गया था कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई क्वारंटाइन पीरियड पूरा करना आना चाहता है अपना तो यहां कर सकता है। उसको लेकर बड़ी बात हुई थी। बाद में मुख्यमंत्री ने सफाई दी कि हमारा मतलब ये नहीं था, वो था, वो नहीं था, वो था। चलिए, जो भी था वो बात आई गई होती। लेकिन अब वास्तव में ही यहाँ पे कोविड टूरिज्म शुरू हो चुका है एक तरह से। अभी ऐसे बहुत से लोग हैं जो चंडीगढ़ से भागकर हिमाचल में आ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि चंडीगढ़ में व्यवस्था नहीं है, वहां ज्यादा लोड है और वो हिमाचल आके शिमला या दूसरी जगहों पे आके अपने आप को घोषित करने कि हम कोविड पॉजिटिव, हमको भर्ती कर लो। कायदे से आप मना नहीं कर सकते किसी के लिए। इसी तरह उत्तराखंड के भी कुछ लोग आए हैं और उत्तराखंड और चंडीगढ़ से पहुंचने वालों की वजह से आईजीएमसी में दिक्कत हो गई है। एक बेड पर 2-2 मरीज जो है आनंद फानन में लिटवाने पड़ रहे हैं। 70 बेड की व्यवस्था कल एट द स्पॉट करनी पड़ी है। आप सोच सकते हैं कि 70 बेड की व्यवस्था जो है और एट द स्पॉट करनी पड़ी है। 217 बेड इस वक्त वहां पे हैं। और दूसरी समस्या आ रही है कि जो लोग एक तो बाहर से आए हैं, हिमाचल के नहीं है, बाहर से आए हैं और दूसरा बेड नहीं छोड़ रहे हैं, जिनका 10 डेज का पीरियड पूरा हो गया वो बेड नहीं छोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि फिर से दिक्कत हो जाएगी, या अभी कौन जाए चंडीगढ़ में, वहां ज्यादा है, अभी कौन जाए उत्तराखंड में, वहां ज्यादा है, अभी कौन जाए दिल्ली में, वहां ज्यादा है। तो ये जो सोच है बाहर, उन चलाकी, सोच नहीं कहूंगा इसको, चलाकी कहूंगा। दिल्ली में पॉजिटिव आए, चलो गाड़ी उठाओ, चुपचाप भाग लो हिमाचल प्रदेश में और उनके सिर पे बैठ जाओ और हिमाचल वालों का हक मार दो। ये इस प्रदेश के साथ पहले होता रहा। मैं आई एम सॉरी टू से दिस, किसी के इलाज को मना नहीं किया जा सकता कानूनी रूप से, लेकिन ये भी कोई मानसिकता नहीं है कि उठ के चल पड़ो जी, हिमाचल में ज्यादा केयर की जा रही है, वहां पे चल पड़ो जी, वहां पैसे नहीं लगते जी, वहां चल पड़ो।
वहां ऑक्सीजन ज्यादा है। और ये संकेत क्यों गए हैं, इस तरह के संकेतों के लिए हमारे शासन प्रशासन भी जिम्मेदार है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हमने कर दी कि हम दिल्ली को ऑक्सीजन देंगे, हमारे पास थोक में है जी, ये है वो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सांसद महोदय को ही ऑक्सीजन भिजवानी पड़ रही है अपने संसदीय क्षेत्र में। तो ये इस तरह की जो गलतफहमियां लोगों में हो रही है क्रिएट, उसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि हिमाचल अभी सेफ हेवन है, यहाँ जो है चुपचाप चले चलो, चुपचाप चले चलो, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी कर दो कि मैं और मेरा परिवार पूरा कोविड पॉजिटिव है, अब हमको संभालो। तो इस तरह की जो ये माइग्रेशन है उस पर कुछ ना कुछ चेक लगाना होगा जी, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्या हो रहा है, क्यों, क्या ये ऐसे लोग जो कैसे आ जाते हैं बॉर्डर लांघ के, ये भी सब बड़ा सवाल है। शिमला पहुंच जाएंगे देहरादून से जी, चंडीगढ़ से शिमला पहुंच जाएंगे, इसका मतलब बॉर्डर पे चेकिंग नहीं हो रही है। वो जो बंदिश लगाई है कि आरटीपीसीआर, वो आम हिमाचली जो घर आ रहा है उसके लिए है क्या? ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये बॉर्डर पे क्यों नहीं पता चला कि ये लोग कोविड पॉजिटिव हैं? ये शिमला में कैसे पहुंच गए? ऐसा नहीं है कि इनके इलाज को मना किया जा रहा है, लेकिन ये शिमला कैसे पहुंच गए? बड़ी बात यह कि परवाणु का बॉर्डर कैसे लांघ गई है, ये पोंटा का बॉर्डर कैसे लांघ गए? क्योंकि ये तो पॉजिटिव थे, इनको तो वहीं बता देना चाहिए था कि पॉजिटिव है। तो इन लोगों के खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इलाज तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनके ऊपर जुर्माना भी होना चाहिए। और इससे क्या हो रहा है कि लोकल लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी स्थिति ऐसी है कि सबको अपने अपने स्तर पर जो है इंतजाम करने होंगे। अभी कोई भी राज्य स्थिति में नहीं है कि किसी दूसरे को करे। अभी आपने देखा होगा कि कांगड़ा में हमारे बेड फ्रीज हो गया, तो ऊना वालों को रिक्वेस्ट किया गया जी, मंडी वालों को रिक्वेस्ट किया गया है। अब पता लगे कि ऊना में दिल्ली वाले ऐसे आ गए हैं जो हिमाचल के नहीं है, दिल्ली में पॉजिटिव आए थे और उन्होंने देखा कि हिमाचल में इलाज बढ़िया हो रहा है जी और वहां सारी चीजें हैं, तो चलो चुपचाप भाग लो। उन्होंने बॉर्डर भी लांघ लिया, बॉर्डर पे कोई चेकिंग नहीं हुई और फिर ऊना के हॉस्पिटल में खड़े हो गए कि अब हमारे को भर्ती कर लो। अब पता लगे कि 20 लोग वो वहां भर्ती कर दिए, तो जो कांगड़ा से जो रेफर होकर आएगा या ऊना का अपना होगा, उसको बेड कहां से मिलेगा? ये इशू उठाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है, दिल्ली वाले भी सारे अपने बंदे हैं, वो भी भारतीय हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये इसलिए भी हो रही है क्योंकि बॉर्डर पे पता नहीं चल पा रहा है। बॉर्डर पे पता चल जाएगा तो कैसे आएंगे? इनको उसी राज्य में भेजिए। ये थोड़ा होता है कि आपने जब जान का संकट आ गया तो इधर उधर भाग के बचा, इस तरह से नहीं होता है। हालांकि ठीक है, उनकी मानसिकता समझी जा सकती है, वो परेशान है, उनको लगता है कि हमारी जान चले जाएगी, जान है तो जहान है, इसलिए आदमी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेकिन फिर समस्या यह है कि वो तीन स्टेट लांघ के कैसे आ रहे हैं, ये बड़ी समस्या है जी। दिल्ली से बंदा चला, पहले उसने दिल्ली का बॉर्डर लांघ दिया पॉजिटिव होते हुए, फिर उसने हरियाणा का लांघ दिया, उसमें चंडीगढ़ क्रॉस करके फिर जो है हिमाचल में घुस गया। और अगर ऊना को आना तो पंजाब का बॉर्डर लांघा उसने चंडीगढ़ के बाद। तो कैसे 3-3, 4-4 बॉर्डर लांघ के लोग आ रहे हैं? ये समस्या है। हमारा शासन प्रशासन अभी भी उनकी अवगत कर रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल वाले तो अतिथि देवो भव का हमारा जो है स्लोगन है, लेकिन कुछ तो लोगों को भी सोचना चाहिए और शासन प्रशासन को उसमें सख्ती करनी चाहिए। और दूसरी मजेदार बात यह है कि नाहन की एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि 25 वेंटिलेटर अभी तक इंस्टॉल ही नहीं हो पाए। 9 महीने पहले आए थे, इंस्टॉल ही नहीं हो पाए। आपको याद होगा 250 वेंटिलेटर वापस करने पड़े केंद्र को। उन्होंने कहा जब आप लगाए नहीं रहे तो क्या है? तो ऐसे में 25 वेंटिलेटर अब इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 9 महीने कुछ नहीं किया, खत्म हो गया जी कोरोना। काय को रखने, रहने दो, सड़ने दो, वेंटिलेटर को सड़ने दो, कौन लगाए इसको? वेंटिलेटर 4-5 लाख रुपए का मिनिमम पड़ता है जी। आ गया स्टोर में ठूस के रख दिया है, उसके गद्दों को चूहे खा जाएंगे, उसके तारे काट जाएंगे, ये कर देंगे, जो मर्जी हो जाए। 9 महीने से देखे नहीं कहां है, अब जाके उनको इंस्टॉल करने की बात हो रही है। ऐसे लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इंस्टॉल हुए क्यों नहीं। क्या देश में या प्रदेश को किसी ने सर्टिफिकेट बांट दिया था कि कोरोना फ्री हो गया जी? ये जी बात नीलम सूद जी आप ठीक कह रहे हैं कि हिमाचली लोगों को ही प्रायोरिटीज में होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि किसी की जान नहीं बचानी चाहिए, जान तो सबकी बचानी चाहिए, किसी की बचानी चाहिए। अगर कोई बाहर से टूरिस्ट यहाँ आया है और उसको कोई दिक्कत होगी तो बचानी चाहिए, और हमारे लोग तो बहुत सहायता करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो लोग आ कैसे रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। यहाँ आके कोई पॉजिटिव हो रहा समझ में आ जाती है बात। या हिमाचल का कोई आदमी दिल्ली में है, उसने एक प्रोटोकॉल के तहत जो है परमिशन मांगी है कि मैं हिमाचल आना चाहता हूं जी, वो भी आ रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि आप चुपचाप उठो दिल्ली से और हिमाचल में घुस जाओ। कैसे घुस रहे हैं जी? बॉर्डर पे कैसे घुस रहे हैं? जिस तौर पे बॉर्डर पे भी कोई रिश्वतखोरी हुई होगी, ऐसे कैसे होता? आम आदमी तो बस से उतार के पूछा जा रहा है कि भैया तेरे पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट है, तू कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। इनको क्यों नहीं पूछा जा रहा? तो ये है। तो वेंटिलेटर जो है जो है इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं। और ये दूसरी बड़ी खबर है। उधर 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड सरकार ने मना कर दिया है, रोक दी है। इससे पहले हेमकुंड साहिब के कपाट जो खुलने थे, तो हेमकुंड साहिब का जो ट्रस्ट है उसने भी इनकार कर दिया था इससे कि वो नहीं खुलेगा। और ये
प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। कल कुछ निचले इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अभी 24 घंटे में और बारिश की संभावना दिखाई गई है। हालांकि कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, जैसे ऑरेंज येलो इस तरह के अलर्ट होते हैं, ये रेड अलर्ट होते हैं, वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन बताया गया यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन हो गया। जो वीकेंड लॉकडाउन 2 दिन का था यूपी में, अब उसको 3 दिन कर दिया गया है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि दिक्कतें वहां पर लगातार बढ़ रही हैं। और पूरे अगर देश की बात करें तो देश में भी जो है समस्याएं जो हैं लगातार बढ़ रही हैं। अगर देश की बात हम करें तो देश में अभी 3,86,000 नए मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में। और अब स्थिति ये आ गई कि पहले जो संक्रमण था, अब 100 लोगों की जांच पे 18 लोग पॉजिटिव मिल रहे थे, अब जो है 21.5 लोग जो है पॉजिटिव मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि पूरी जो पॉजिटिविटी रेट है हमारा एक हफ्ते के भीतर, वो 3% और इंक्रीज कर गया। ये 18 से 18.32 था और ये अब 20.50 हो गया जी। तो ये चिंता जो है लगातार हमें भी सता रही है। और गुरुवार को एक दिन में 3,86,854 नए मरीज आए हैं। 24 घंटे में मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 28 अप्रैल को जो है, यानी उससे पिछले दिन जो 3,79,000 आए थे, तो ये 7,000 और बढ़ गए जी उसमें। और 3,501 लोगों की मौत हुई है जी पूरे भारतवर्ष में। 3,501 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटे में। ये तीसरा दिन है जब 3,000 से ज्यादा मौतें हो रही है, तो मौतों की संख्या भी बढ़ गई है। हालांकि पिछले कल जो 24 घंटे खत्म हुए कम थे, उससे पिछले 24 घंटे में 3,646 थी। तो 2,91,484 लोग ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। 2,91,000 यानी ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 3 लाख पहुंच रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जितने ठीक, नेचुरली ये तो है कि 3 लाख जिस दिन आएंगे तो उस दिन भी 3 लाख, 10 दिन ठीक, 10 दिन बाद 3 लाख रिकवर भी होंगे। जिनकी किसी की खुदा न खास्ता डेथ होगी उनको छोड़ के बाकी रिकवर भी होंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं ये अब बहुत बड़े पैमाने पर फैल गई हैं। यही दिक्कत है जी। मरीज ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। जब 10 लाख एक्टिव केस हुए थे तभी अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की दवाएं और वेंटिलेटर की कमी होने लगी थी। अभी 30 लाख से ऊपर एक्टिव केस हो गए हैं देश में। ये निश्चित तौर से एक तरह से मेडिकल इमरजेंसी वाली स्थितियां हैं और इसमें आपका जो सहयोग है बहुत जरूरी है। मुंबई में भी टीकाकरण पर 3 दिन के लिए रोक लगा दिया। 18 वालों का शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन जिनका हो रहा था उस पर भी 3 दिन की रोक लगा दी है, ताकि सिर्फ उनको ही लगाया जा सके जिनका सेकंड डोज ड्यू है। क्योंकि अगर फर्स्ट डोज लगाने के बाद सेकंड डोज नहीं मिलती है तो फर्स्ट डोज भी बेकार चली जाएगी। तो ये है जी। तो अभी नई नई चीजें सामने आ रही हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। एक और आपको याद होगा कि पिछले साल सऊदी अरब में ऊना के एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और उसे जो है वहां पे मुस्लिम समझ के दफना दिया गया था। तो उसकी वाइफ ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अब उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये थोड़ा सा पास की है, स्ट्रिक्चर पास की है। तो उन्होंने कहा कि डीसी ऊना जो है उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दें। और साथ में विदेश मंत्रालय ने हाई कोर्ट को ये बताया है कि उसको ढूंढ लिया गया है, उसकी कब्र ढूंढ ली गई है और उसके जो मॉर्टल्स हैं, जो अवशेष हैं उनको भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी ही आएंगे। ये ऊना से जुड़ी खबर है, इसको मैं आपके नजर कर रहा था। 6 मौतें देर रात 9:30 बजे से लेकर सुबह अब तक 9:30 बजे तक जो है 6 मौतें और हो चुकी हैं। पिछले कल 40 मौतें हुई थी। अभी जो 6 मौतें हैं वो 3 मौतें ऊना की हैं, उनकी डिटेल नहीं आई है, लेकिन ऊना का नंबर जो है वो 105 से बढ़कर मौतों का 108 हो गया। ऊना से इतनी डिटेल आ गई है। इसके अलावा 3 मौतें नेत्रचुक मेडिकल कॉलेज में ही, इनमें से 2 मंडी की हैं और एक हमीरपुर की है। हमीरपुर के दुसड़का के एक युवक की जान चली गई है और मंडी में एक रत्ती और दूसरा जो है बलद्वाड़ा का रहने वाला पेशेंट है। इन्होंने दम तोड़ दिया। तो 3 मौतें देर रात नेत्रचुक मेडिकल कॉलेज में हुई हैं और 3 मौतें ऊना में हुई हैं। हालांकि इसका जिक्र नहीं किया गया कि ये कहाँ हुई है, ऊना में हुई हैं या टांडा में हुई हैं या नेत्रचौक में हुई हैं। तो 6 मौतें अभी हो गई हैं सुबह सुबह का जो अपडेट है। और रात हमारे पास रिकॉर्ड संख्या में 2,906 केसेज आए थे। हालांकि गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक ये 340 थी संख्या, लेकिन हमने जो प्लस माइनस किया था, क्योंकि गवर्नमेंट के बुलेटिन में कल चंबा के बड़े हुए थे जी केसेज जो है वो कम करने हो गए, हमने ले लिए थे चंबा के पहले ही। और इसी तरह जो है सोलन के भी कुछ केसेज जो है गवर्नमेंट के बुलेटिन में कल कम थे, जबकि कल भी परसों जो है सोलन में ज्यादा केसेज आए थे, तो कल हमने उसको भी माइनस कर लिया था। तो ये 2906 यानी 134 के आसपास जो है प्लस माइनस का चक्कर था। अभी बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहना होगा। आप भीड़ का हिस्सा ना बने, मास्क लगा के रखें, आपसे हमारी दरियाफ्त है। बार बार हम ये आपसे आग्रह करते हैं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें जी। और नीलम जी, मैंने यही बोला सबसे पहले, नीलम नीलू जी, के 18 वालों की वैक्सीनेशन अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है। आप रजिस्टर करवा सकते हैं
और कोई नोटिफिकेशन तभी आएगी जब यहाँ वैक्सीनेशन शुरू होगी, मेरे को लगता है। और अभी और से और भी कई राज्य हैं वहाँ पे ये वैक्सीनेशन अभी नहीं हो रही है। पंजाब, गुजरात, दिल्ली और मुंबई में भी वैक्सीनेशन नहीं हो रही है। मुंबई में नॉर्मल वैक्सीनेशन भी रोक दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी सिर्फ 2.5 लाख वैक्सीन के डोज हैं हमारे पास, तो इसलिए जो है ये रिस्क नहीं लेना चाहती। अभी कुछ प्राइवेट कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदी जाएगी, राज्य अपने तौर पर भी खरीदेंगे, कुछ केंद्र का कोटा आएगा उसको मिला के जो है यहाँ दिया जाएगा मामला। तो अभी उसको लेकर जो है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जी। देख, गाइडलाइन तो सबके लिए है। CSR शेखर जी, ये जो कंपनियों में काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी दफ्तर में काम कर रहे हैं, गाइडलाइन यही है कि बिना मास्क के आप दफ्तर में न जाएं, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, अपना अपना लंच जो है अकेले अकेले बैठ के खाएं और कहीं भीड़ का हिस्सा ना बने जी। शनिवार और फोरसू मनोज जम्वाल जी, शनिवार और रविवार को हिमाचल में लॉकडाउन नहीं है, लेकिन हिमाचल में बाजार बंद रहेंगे शनिवार और संडे को, और कांगड़ा में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा जी। कांगड़ा में राकेश चंदेल जी, कहाँ की बिलासपुर की रिपोर्ट है? बिलासपुर के बहुत पेंडिंग है, आप शायद आज आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आज भी नहीं आया तो इसका मतलब है कि नेगेटिव है ख्याल रखिएगा। ये भी हो सकता है कि अच्छी बात है। 4 दिन की पेंडेंसी तो खैर कहीं नहीं है, इसका मतलब आप नेगेटिव हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि होता ही है कि सिर्फ पॉजिटिव को सूचना दी जाती है, नेगेटिव को नहीं दी जाती, तो इसलिए कई बार इंतजार लंबा भी लगता है जी। हमीरपुर का कोई नया अपडेट नहीं है जी, अभी कोई पेपर और प्रमोट को लेकर कुछ नहीं है जी। लोग अभी संस्तुतियां बन रही हैं, लेकिन अभी फाइनल कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि किसको प्रमोट किया जाएगा, किसके पेपर होंगे जी, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ जी। हाँ भूपेंद्र पाल जी, रजिस्टर आपने कर लिया होगा, अच्छी बात है। स्टूल इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि अभी वैक्सीन की ही कमी है जी। 10th क्लास के एग्जाम को लेकर निर्दोषी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। जो टीचर्स हैं वो या प्रिंसिपल्स हैं वो चाहते हैं कि इनको प्रमोट कर दिया जाए, प्री बोर्ड गया जो दूसरे फर्स्ट और सेकंड टर्म के एग्जाम थे उसके बेस पे, लेकिन सरकार ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है इसको लेकर जी। ऊना की डेथ का कोई सुनील राणा जी अभी अकाउंट नहीं आया, 3 डेथ पड़ी हुई है, बाकी डिटेल नहीं आई है जी। 4 दिन से अगर प्रदीप पटेल जी आपकी कोविड रिपोर्ट नहीं आई है तो मान के चलिए आप नेगेटिव हैं, मान के चलिए, क्योंकि इतनी ज्यादा पेंडेंसी नहीं है 4 दिन की, कहीं भी 2 दिन की पेंडेंसी है। मान लीजिए जैसे आज अगर जो रिपोर्ट्स आएंगी वो बुधवार की आ सकती हैं, बुध और वीरवार की पेंडेंसी है अभी, लेकिन मंगलवार की नहीं, अगर आपने मंगलवार को करवाया जी तो। अभी विशाल डोगरा जी वही तो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा पेंडेंसी है, डिपेंड करता है कितने, लेकिन ये जो है अब 48 आवर्स के भीतर भीतर आनी चाहिए जी। विशाल सूद जी नमस्ते। किन्नौर में कल 23 केस आए थे जी। नहीं साहिल गर्ग जी 20 लोग तो कल से हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम लोगों को तो 5 ही लोग करने चाहिए सबको। ये इसमें कल और आज का तो मामला नहीं, लोग यही तो समझ नहीं रहे हैं। सरकार के आदेशों को अगर लोग इतनी गंभीरता से मानते तो वाह, इस देश में क्या नहीं होता। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग कह रहे थे कि 10 तो 20 तो कल से हैं, आज तो 50 है, और आज भी 50 की बजाय 500 आएंगे जी। नहीं, इंदुरिया जी, अगर आप अभी कोविड से जीत के आ रहे हैं तो आपको RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपकी जो नेगेटिव रिपोर्ट है वही जरूरी है। आपको ये दिखाना होगा कि ये देखिए मैं 12 दिन पहले पॉजिटिव आया था, अब 12 दिन हो गए, मैं अब संक्रमण मुक्त हूं, और संक्रमण मुक्ति का आपको जो है एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो आपको लाना होगा। आपको नए सिरे से दोबारा नहीं RT-PCR करवाना होगा आपका जी। जय इंदौरिया जी, क्लियर हो गया जी। जी, मैं बिल्कुल संदीप शर्मा जी, मैं यही कह रहा हूं कि वो जो लोग पॉजिटिव होके दिल्ली में या उत्तराखंड में, देहरादून में कोई पॉजिटिव है और वो शिमला पहुंच जाता है, वो पहुंच कैसे रहा, बड़ी बात तो ये है। उसको क्यों जो है चिन्हित नहीं किया जा रहा बॉर्डर पे, चाहे वो पोंटा का बॉर्डर, चाहे ऊना का बॉर्डर, चाहे वो परवाणु का बॉर्डर है, वो कैसे 3 स्टेट लांग के आ रहा है, ये समस्या है जी। मंथली पास बन रहे हैं जी, मंथली पास बन जाएगा जी। क्लब शर्मा जी, आपको अप्लाई करना पड़ेगा मंथली पास, उसी पे बन जाएगा, आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा, उसी मोबाइल पे आपको जनरेट होकर स्लिप आ जाएगी मंथली पास की जी। कांगड़ा के हालात खराब हैं जी, 3 दिन से 600 जो है वो मरीज आ रहे हैं और 1500 पर डेथ हो रही है जी। पूरा देश जा रहा है भूपेंद्र पाल जी, हिमाचल की बात है जी। दिल्ली से जोगिंदर नगर आना है, कांगड़ा आए या मंडी से आए, जहां मर्जी से आओ जी आप, RT-PCR रिपोर्ट चाहिए जी आपको।
नहीं होगा तो आते ही आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपको सूचना देकर। रजिस्ट्रेशन तो बहुत जरूरी है, रजिस्ट्रेशन के बिना तो आप आ ही नहीं पाएंगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। अदरवाइज आपको बस से उतर के बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, तो उससे आपको बस छोड़नी पड़े, आपको दूसरी बस में आना पड़े तो आप परेशान होंगे जी। तो रजिस्ट्रेशन पहले करवा लीजिएगा। आरटीपीसीआर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आते ही आपको टेस्ट करवाना होगा जी, और क्वारंटाइन होना होगा जी। बद्दी से सोलन जाना है जी, परमाणु बॉर्डर से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप बद्दी से सोलन जा रहे हैं। जिन जिनको लगता है कि एचपी में लॉकडाउन लगना चाहिए, वो अपने आप को और अपनी फैमिली को लॉकडाउन कर लें, सेल्फ लॉकडाउन कर लें, आधी समस्या से खत्म हो जाएगी जी। बाकी लगाना नहीं लगाना तो जयराम जी जाने। सोलन के हालात खराब है रेनू, वहां भी लगातार 3-4 दिन से 400 450 के आसपास मरीज डेली आ रहे हैं। पिछले कल भी 471 आए हैं, उससे पिछले कल 470 आए थे। और सोलन में इस समय 2934 एक्टिव केसेज हैं, यानी 3000 एक्टिव केसेज हैं। और कांगड़ा के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज सोलन में है जी। नहीं लगेगी, एकलव्य नहीं लगेगी। दिल्ली आप आते जाते हैं तो आपकी रिपोर्ट नहीं लगेगी उसमें। कॉलेज स्टूडेंट्स की कोई न्यूज नहीं है जी। प्रिंसिपल चाहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले जो हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। आप करते हैं कि नहीं करते हैं देखना जी। कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे जी अभी। दीपिका मनोज महाजन, आपसे यहाँ मेरा राब्ता हो रहा है। मेरा पर्सनल फेसबुक जो है संजीव शर्मा के नाम से है, उस पर राब्ता हो सकता है। फोन नंबर फिर बहुत दिक्कतें रहती है कि फोन नंबर पर पैसे बिजी रहता है जी। एचआरटीसी वालों को तनख्वाह मिल गया जी परसों, कुलदीप ठाकुर जी। ये अपडेट है एचआरटीसी का, जो नहीं मिल रही थी। मार्च महीने की तनख्वाह जो है अप्रैल में मिल गई 27 तारीख को जी। जब आरटीपीसीआर नेगेटिव है नीता राणा जी, तो फिर आइसोलेट होना क्यों है आपने जी? अगर आपका आरटीपीसीआर 72 घंटे के भीतर का है और नेगेटिव है तो आपको आइसोलेट होने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सेल्फ आइसोलेट तो सबको होने की जरूरत है जी, क्योंकि गारंटी थोड़ा है किसी चीज की। बंटी बिश जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर सरकार कोई फैसला लेना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिनको लगता है लॉकडाउन होना चाहिए वो सेल्फ लॉकडाउन कर लें जी अपने आप को। दारला में कल ज्यादा केस आए जी। 12th बोर्ड के अभी तो अंशु राजपूत होंगे, एग्जाम तो होंगे जी। 12th बोर्ड के एग्जाम को जो प्रमोट करके नहीं छोड़ जा सकता है। राकेश चंदेल जी, थैंक यू वेरी मच जी। सबके बुरे हाल हैं जी प्राइवेट स्कूलों की, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, एंटीजन नहीं चलेगी जी, रैपिड एंटीजन नहीं चलेगी। हिमाचल अगर बाहर से आना है आपने तो रैपिड एंटीजन नहीं चाहिए होगी। दीपक कुमार तनेजा जी, आपको जो है आरटीपीसीआर ही चाहिए होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।